शुक्ला जी, ये सब बैंक्स के नोटिस हैं और लेनदारों ने भी कुछ लीगल नोटिसेस भिजवाए हैं। अगर हमने टाइम पर उनके पैसे नहीं लौटाए तो बाद में जो होगा सो होगा। भैया सीधा सीधा काहे नहीं बोलते हो कि दफ्तर में ताले ठुक जाएंगे। बैंकरप्ट तो अब हम हो ही चुके हैं। अब हमारे पास यशोदा के हिस्से के 50% शेयर्स बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं। भैया हम तो ये कहते हैं कि 100 करोड़ के प्रोजेक्ट ने तुम्हें बहुत बुरी तरह से डुबोया था। क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ? भैया हमने सोचा है हम हमारा काम इसी ऑफिस से शुरू करें। अच्छा, किसकी इजाजत से? इजाजत की क्या जरूरत है भैया? भैया काम शुरू करने के लिए जगह की जरूरत है और जब ये ऑफिस है ही तो माइंड यू, ये ऑफिस मेरा है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने का क्या शौक है। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन तुम और वैसे भी इस ऑफिस में काम करने के लिए इनकी परमिशन की क्या जरूरत? इस घर के बड़े बाबूजी हैं, हम उनसे इजाजत लेंगे। चलो। तो फिर जाओ ना यहाँ से, जाकर बाबूजी के पास भीख मांगो। यहाँ क्यों मुंह उठाए चले आए? गेट लॉस्ट। भैया तो चलो। ठीक बेटा, जब इंसान का दिल जला होता है ना क्या नाम से, तो बातें भी जली कटी निकलती है जबान से। हाँ, और राकेश को तो अपनी हार दिखाई दे रही है ना तुम्हारे सामने, और हारा वो इंसान क्या नाम से कर ही क्या सकता है। तो भैया हम तो ये कहते हैं कि जो बात करनी है जाकर के बढ़ के भैया से करो। राकेश क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी वो तुम्हारा अच्छा होते हुए तो देख ही नहीं सकता है। हाँ, स्वभाव ही ऐसा है भैया उसका। भाभी जी, आपने अभी तक दवाई नहीं खाई? किसी ने खिलाई ही नहीं। भाभी जी, आपको पता है बहुत लेजी होते जा रहे हैं। नहीं बेटा, लेजी नहीं, डिपेंडेंट होता जा रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा ये बता, ईशा कैसी है? बिल्कुल ठीक है। और राज कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गया है। ईशा अभी भी सिमरन के घर में ही है? जी बाबू जी। बेटा अब उसको यहाँ बुला लेना चाहिए। बाबूजी, वो सिमरन के घर पे एकदम। देख बेटा, कर्नल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़ा दिल है उनका, लेकिन राज और सिमरन जितने हमारे करीब हैं उतने उनके तो नहीं ना बेटा। उसको अब यहाँ ले आ, वो आ जाएगी तो हमारे घर में रौनक हो जाएगी। पर बाबूजी। क्या बात है रिंजू? आज मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसके जवाब में ये पर क्यों? बेटा कुछ सोच समझ कर कह रहा हूँ मैं। और हाँ, तुझे बताना भूल गया, कर्नल साहब अपने दामाद को लेकर यहाँ आए थे। यहाँ? सिमरन की खुशखबरी सुनाई उन्हें। तो बेटा ऐसी हालत में कर्नल साहब को सिमरन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ईशा को यहाँ ले आना चाहिए। जी बाबूजी। अच्छा लड़का है उनका दामाद रोहित, समझदार, सुलझा हुआ, कर्नल साहब की बहुत इज्जत करता है वो, और सिमरन से बहुत प्यार करता है। बहुत अच्छा लड़का है ना? जी बाबूजी। हाय भैया। हाय सोनिया, क्या बात है, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। रियली? इसका मतलब है मेरे दिल की खुशी मेरे चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रही है। बिल्कुल हो रही है। अब जल्दी से तुम अपने भाई को अपने खुशी का राज बता दो। भैया, इंदर वापस आ गया है भैया। व्हाट? हाँ भैया। लेकिन तुमने ये चमत्कार किया कैसे? सिंपल, एक छोटी सी डील की है मैंने इंदर के साथ। कैसी डील? इंदर के मेरे पास आने के बदले में रिमझिम को अविनाश लौटाने का वादा किया है। हाँ भैया, अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि अविनाश कहाँ है। How dare you? मुझसे पूछे बिना तुमने ये वादा किया कैसे? क्यों भैया?
आपसे क्या पूछती? आप भी तो यही चाहते थे ना कि इंदर मेरी जिंदगी में वापस लौट आए। मैंने तो बस आपका काम आसान किया है। काम आसान किया है या मुश्किल बढ़ा दिया? नैना देवी के खिलाफ जाकर मैं तुम्हें अविनाश का पता नहीं। क्या नैना देवी आपकी बहन से बढ़ के है? देखो, मैं नैना देवी को नाराज नहीं कर सकता, मगर अपनी बहन की जिंदगी को लुटते हुए देख सकते हैं, उसके प्यार को उसकी जिंदगी से दूर जाते हुए देख सकते हैं। देखिए भैया, मैंने इंदर से वादा किया है। To hell with it! तुमने इंदर को क्या वादा किया है? उसके लिए मैं अपने बिजनेस को नुकसान नहीं To hell with your business! और भैया, भैया आप ही कहते थे ना कि आप अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो अब क्या हुआ? देखो सोनिया, मैं कर सकता हूँ, मगर नैना देवी को नाराज नहीं कर सकते, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ हाँ, मैं यही कहने वाला था। देखो, तुम्हारा इंदर के लिए जो जुनून है। हाँ भैया, इंदर मेरा जुनून है, और मैंने अपने जुनून की कीमत अविनाश की जिंदगी के साथ तय की है। और भैया, जिस तरह आप अपने बिजनेस में नुकसान नहीं उठा सकते ना, ठीक उसी तरह मैं भी अपने डील में नुकसान होते हुए नहीं देख सकती। इंदर के साथ किया हुआ वादा मैं हर हाल में निभाऊंगी, उसे मैं नहीं तोड़ सकती। और आप मेरी ये बात कान खोलकर सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। आज रोहित घर पे आया था। अगर गुड्डी ने उसे देख लिया हो और अगर उसे पता चल गया हो कि वो सिमरन का पति है तो गुड्डी देखो, मुझे कोई बात नहीं सुन, मेरी बात तो सुनो। मुझे भाभी से बात करनी। क्यों भाभी? आ गई ना आपकी सच्चाई मेरे सामने। क्यों आप इतनी साफ दिल इंसान बनने का नाटक करती रहती हैं? हाँ? आखिर आपके मन का मैल दिख गया ना मुझे। गुड्डी मत रोक मुझे नीतू, आज मुझे बोलने दे। क्यों भाभी, याद है आपको क्या क्या दिलासा दिया था आपने मुझे? गुड्डी फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। रोहित से मैं बात करूं, उससे मैं समझाऊंगी, यही सब कहा था ना आपने। तो क्या आपने बात की रोहित से? नहीं, आप कैसे कर पाएंगी उनसे बात? वो तो आपकी चहेती सहेली सिमरन का पति है ना। आज सहेली का रिश्ता आपके लिए ननद के रिश्ते से बढ़कर है। ये सारा घर, इस घर के सारे लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते रहे, लेकिन मैंने आप पे विश्वास किया, पूरा विश्वास किया आप पे मैंने। लेकिन रोहित से मेरे बारे में बात नहीं करके आपने ये साबित कर दिया कि आप कितनी मतलबी और स्वार्थी हैं। अरे आप तो झूठी और धोखेबाज भी है। बस एक शब्द और नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम पर इल्जाम लगा रही हो। हमने तुम्हारा साथ दिया, तुम हमें स्वार्थी धोखेबाज कह रही हो। हाँ, हमने रोहित से बात नहीं की है क्योंकि वो सिमरन का पति है, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है अपनी गिरी हुई हरकत का? लेकिन भाभी, इसमें हमारा क्या दोष? बस हमें समझा दे। छोड़, ऐसे कैसे? ये तुम क्या कह रही हो कावेरी? आज तो हद ही हो गई माँ जी। हाँ माँ, भैया ने तो हमारा अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये गनीमत समझिए कि हमें धक्के मार के ऑफिस से बाहर नहीं निकाला, लेकिन बातें सुनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। भैया ने तो ये भी कहा कि ये ऑफिस मेरा है। मुझे तो कावेरी की बात मान लेनी चाहिए थी और नया ऑफिस ले लेना चाहिए था। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, जो हमारे खिलाफ माँ जी के कान भर रहे हो। यशोदा, ये तुम्हारे खिलाफ कान नहीं भर रहे थे, ये तो बता रहे थे कि आज ऑफिस में उनके साथ हुआ क्या। हाँ हाँ माँ जी, आप तो इन्हें कुछ भी नहीं कहेंगी। प्रतीक को 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, वो सब ठीक है, लेकिन राकेश ने गुस्से में आकर 2 बातें क्या सुना दी, इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया जा रहा है। बात का बतंगड़ आप बना रही हैं। अगर ये प्रोजेक्ट राकेश भैया को मिला होता तो आप मना नहीं करते, लेकिन अगर हमें मिला तो आपको इतनी परेशानी। क्या परेशानी है? किसे परेशानी है? जरा
हम भी तो सुने। आप भी ना बच्चों के कुछ काम को लेके बहस हो रही थी बस। बहस नहीं कर रहे थे बाबूजी। अब देखिए ना, आप ही समझाइए इन दोनों को। इन दोनों के दिमाग में एक नया आइडिया है। इन्हें एक नया ऑफिस खरीदना है। कहते हैं कि पुराना ऑफिस ज्यादातर राकेश इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए नया ऑफिस खरीदने की रट लगाए हुए थे। मैं इन्हें समझा रही थी कि नया ऑफिस खरीदने की क्या जरूरत है। अब राकेश क्या इस घर के लिए पराए हैं? बात ये नहीं है भाभी। बाबूजी, बात दरअसल ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है और शायद हमारा ऑफिस बहुत छोटा पड़े। तो कावेरी का कहना था कि नए ऑफिस के बहाने हमारी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। प्रॉपर्टी वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये नए ऑफिस वाली बात मुझे नहीं जची। एक्चुअली बाबूजी, बात यह है कि प्रतीक को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। और प्रतीक ने वो प्रोजेक्ट ले लिया है, यही ना? हाँ बाबूजी, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेके प्रतीक ने बहुत बड़ी गलती की है। अब इसने गलत किया है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक गलती हम बार बार क्यों करते हैं? हम ये क्यों सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट राकेश को मिला है या प्रतीक को मिला है? हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे परिवार को मिला है? सभी अपना अपना राग अलापेंगे तो कैसे चलेगा? अब परिवार का भला होगा तो ऑटोमेटिकली हम सबका भी भला होगा ना। आप भी बच्चों को क्या समझाने बैठ गए? इन्हें क्या समझाऊंगा मैं, समझदार हैं हमारे बच्चे। प्रभु की कृपा से अच्छे संस्कार मिले हैं इन्हें। अरे हाँ इरावती, पंडित जी आए थे परसों, करवा चौथ है ना। यशोदा बेटे, राकेश से कहना कल अविनाश को बुला ले। जी बाबूजी। ये सब क्या हो रहा है? मैं और ईशा एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करो, लेकिन तुम्हें आराम की भी जरूरत है। हेलो। हाँ किसका फोन है? हाँ, एक मिनट होल्ड करो जरा। कुछ नहीं, एक क्लाइंट का फोन है। मैं एक्सक्यूज मी, एक मिनट में बात करके आता हूँ। हेलो। आंटी, मुझे लगता है ये किसी क्लाइंट का फोन नहीं था, ये तो अंकल के किसी गर्लफ्रेंड का फोन था, तभी तो उन्होंने आपके सामने बात नहीं की। अच्छा, शैतान कहीं की। हाँ? रोहित, तुम्हें मुझसे मिलना होगा। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो टाइम निकाल लो, जेल में सलाखों के पीछे सड़ने के लिए या अदालतों के चक्कर लगाने के लिए। क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी और खुद तो मरूंगी भी, और अपने साथ साथ मैं तुम्हारा भी जीना हराम करके जाऊंगी। क्योंकि मैं ये लिखकर मरूंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम, सिर्फ तुम। अरे पगली, कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे तुम्हारे तो खेलने खाने के दिन है अभी। मेरे पास और कोई चारा नहीं है रोहित। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और तुम मुझसे मिलना तो दूर, मुझसे बात तक नहीं करते। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं तो पैदा ही तुम्हारे लिए हुआ हूँ, तो तुमसे मुझे मिलने में क्या प्रॉब्लम? अरे तुम्हारे लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। बोलो कब मिलना है? तो बताओ, कब मिलोगे मुझसे? कल। रिमझिम, मैं मम्मी से मिलने जा रही हूँ। भाभी, अगर आप अविनाश के बारे में जानने के लिए जा रही हैं तो मत जाइए। आपकी मम्मी को पता चल गया है कि हमने आपको भेजा था। रिमझिम, मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है।
क्योंकि कभी ना कभी तो मेरी मम्मी मेरे सामने कमजोर जरूर होगी, और जिस दिन ऐसा हुआ ना, मैं अविनाश के बारे में जरूर पता लगाऊंगी। भाभी, आपकी मम्मी कभी कमजोर नहीं पड़ेंगी, कोई फायदा नहीं है भाभी। लेकिन एक फायदा तो हमें हुआ है रिमझिम, कि प्रतीक को 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया मम्मी से। वरना सब लोग उसे निकम्मा और फ्रस्ट्रेटेड कहा करते थे। ये सोचते थे कि इस घर में बिजनेस का नॉलेज सिर्फ एक ही इंसान को है, वन एंड ओनली राकेश भैया। लेकिन अब प्रतीक को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। वैसे मैंने सुना है कि राकेश भैया यशोदा भाभी के हिस्से के 50% के शेयर बेच रहे हैं। मुझे क्या करना, हम तो अपना खुद का ऑफिस खोल रहे हैं। हमारा बिजनेस हम वहीं से करेंगे, ना किसी की इंटरफेरेंस, ना ही किसी की बुरी नजर। हाँ हाँ, हमारी ही नजरें बुरी हो गई ना काबिल। इतने सालों तक बिठा के खिला रहे थे, तब तो सब ठीक था। एक मिनट यशोदा भाभी, मैंने आपके बारे में कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो आपका नाम तक नहीं लिया। मैं बच्ची नहीं हूँ कि तुम्हारे ताने ना समझ सकूं। सही, तानों की भाषा आपसे अच्छा कौन समझ सकता। कावेरी, तुम किसके बलबूते पर इतना अकड़ रही हो? तुम्हारी माँ ने खैरात में 100 करोड़ क्या दे दिए तो क्या? खैर, अपने अपने स्टैंडर्ड की बात है। खैरात दी तो भी 100 करोड़ की, नॉट बैड। बाय द वे, हाथ फैलाए तो आप दोनों खड़े थे वहां पर, झोली फैलाने तो आप भी गई थी ना माँ भाभी। कावेरी, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। क्यों? बातें सुनाने का और ताने देने का हक सिर्फ आप ही को है। हाँ हाँ, सारे हक तो तुम्हें दिए ना, बड़ों से जुबान लड़ाने के। बड़े अगर बड़प्पन दिखाए ना, तो ही छोटों से इज्जत की उम्मीद रख सकते हैं। बस कावेरी, बहुत दिनों से तुम्हारी ये बकवास सुनती आ रही हूं मैं, पर अब तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अब जो भी होगा वो तुम भी देखोगी और ये परिवार भी। राकेश, राकेश, अब हमें कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। क्या बात है यशोदा, इतना गुस्सा क्यों तुम? गुस्सा क्यों ना हो राकेश, वो कावेरी एक मौका नहीं छोड़ती मुझे ताना मारने का। हर बात पे ताना। आपको पता है वो लोग एक नया ऑफिस खरीद रहे हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं खरीदेंगे? 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जो हाथ लग गया उनके, और यहां हमें के अपने बिजनेस में से 50% के शेयर बेचने की बात सोच रहे हैं। राकेश, इस बात का भी ताना सुनकर आ रही हूं मैं। आप बस वो 50% के शेयर्स बेच दीजिए। अगर उन्हें हम लोगों की परवाह नहीं है, तो हम इस घर की इज्जत की परवाह क्यों करें? लेकिन यशोदा, अचानक ये... अचानक कुछ भी नहीं हुआ है राकेश, अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, इस घर के लिए बहुत कर लिया मैंने राकेश। अब वो 100 करोड़ वाले हैं ना, वही सेवा करेंगे इस घर की। देखो यशोदा, इस हालत में इतनी टेंस मत हो प्लीज। आप मेरे पति हैं ना राकेश, इसलिए आपको मेरी चिंता है। पर इस घर में ऐसा कोई नहीं है जिसे मेरी चिंता हो। वो जैन थी जिसे मैंने अपना बच्चा दे दिया राकेश, जिसके लिए सब लोगों के ताने सुने, आपकी नाराजगी सही, उसे तक मेरी परवाह नहीं है राकेश। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता राकेश। मैंने फैसला कर लिया है, जिस बच्चे के लिए आप तड़पे हैं, मैं तड़पी हूं। अब वो मेरी गोद में खेलेगा। ओम हमारे पास रहेगा राकेश, मुझे चाहे दुनिया की किसी भी अदालत में क्यों ना जाना पड़े। मैं सबके सामने एक एक सबूत पेश करूंगी राकेश कि ओम को मैंने अपनी कोख में पाला है 9 महीने। बस अब ओम हमारे पास रहेगा। शांत हो जाओ यशोदा, शांत हो जाओ। नहीं राकेश, अब मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं इस घर के सभी लोगों को उनकी जगह दिखाऊंगी।